नमस्कार, स्वागत है आपका माय हिंदी चैनल पर। इस वीडियो में हम अमीश त्रिपाठी की पुस्तक रावण पर चर्चा करेंगे। रामचंद्र श्रृंखला की तीसरी पुस्तक रावण आर्यावर्त का शत्रु अमीश की लेखन क्षमता और कल्पना शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। इस रामचंद्र श्रृंखला की पहली और दूसरी पुस्तक राम और सीता में अमीश ने इतिहास की व्याख्या नए ढंग से करने की कोशिश की। इस माय हिंदी चैनल पर उन दोनों पुस्तकों का रिव्यू उपलब्ध है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर उन्हें भी ज़रूर देखें। राम और सीता को पढ़ने के बाद रावण पढ़ने की इच्छा नहीं बल्कि तलब जग जाती है, और जब आप इस पुस्तक को उठा लेते हैं तो फिर अमीश का जादू आप पर ऐसा चलता है कि किताब छूटने का नाम ही नहीं लेती है। इस किताब का नाम पहले आर्यावर्त का अनाथ ऑर्फेन ऑफ आर्यावर्त रखा गया था, पर बाद में इसे आर्यावर्त का शत्रु एनिमी ऑफ आर्यावर्त कर दिया गया, और इस नाम परिवर्तन का कारण अमीश ने इस पुस्तक की भूमिका में दे दिया है। इस उपन्यास की कथा वस्तु की बात करें तो राम और सीता की तरह इसकी कथा भी सीता हरण तक जाती है, पर इस कथा का प्रारंभ रावण के बचपन से होता है। रावण बचपन से ही असामान्य बालक है। वह कुशाग्र बुद्धि वाला एक परिपक्व बालक है जो अपने कार्यों को लेकर सचेत है। वह जाति से ब्राह्मण है पर स्वभाव से क्षत्रिय है। रावण बहुमुखी प्रतिभा का धनी बालक है। शास्त्र और शस्त्र दोनों में उसकी रुचि है। एक और तो वह पाषाण हृदय वाला व्यक्ति है जिसके लिए हिंसा, मारकाट, खून खराबा और चीड़ फाड़ महज एक खेल है। वहीं दूसरी ओर हृदय में तरंग उत्पन्न करने वाला एक श्रेष्ठ संगीतज्ञ भी है। इस उपन्यास के अनुसार रावण एक नागा है। नागा अर्थात वैसा व्यक्ति जिसका जन्म शारीरिक विकृतियों के साथ होता है और ऐसे व्यक्तियों को समाजहीन दृष्टि से देखता है, और रावण के साथ भी वैसा ही व्यवहार होता है। खुद रावण के पिता विश्रवा रावण से नफरत करते हैं, और इसी का परिणाम है कि रावण बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का हो जाता है। इस उपन्यास में अमीश ने रावण के प्रति सहानुभूति भी जताई है और पूरी तटस्थता के साथ इतिहास के सबसे बड़े खलनायक का चरित्र चित्रण भी किया है। जिस प्रकार राम कथाओं में राम के महानायक बनने की कथा वर्णित है, उसी प्रकार इस उपन्यास में रावण के खलनायक बनने की पूरी कहानी वर्णित है। रावण की यह कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। लाख बुराइयां हो रावण में, पर उसका जुनून, उसका उत्साह, अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प उसे एक उपेक्षित और तिरस्कृत बालक से विश्व का सबसे समृद्ध व्यक्ति बना देता है। अमीश का रावण केवल युद्ध में मार काट ही नहीं करता, अपितु एक लड़की से बिना कोई आशा रखे निस्वार्थ प्रेम भी करता है। और वह कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि एक कन्या कुमारी रहती है जिसे देवी के रूप में पूजा जाता है। और यही प्रेम रावण के जीवन में एक ऐसा मोड़ भी लेकर आता है जब वह एक नायक बनने की दिशा में आगे बढ़ता है, पर विधि को कुछ और ही मंजूर होता है, जिसके कारण वही प्रेम रावण को इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक बना देता है। रावण की यह प्रेम कहानी अब तक की सबसे अनूठी प्रेम कथाओं में से एक है। प्रचलित कथाओं के अनुसार सीता राजा जनक को भूमि में पड़ी हुई मिली थी। कई कथाओं में माना जाता है कि रावण ही सीता का पिता था, पर क्या सच में ऐसा था? अमीश ने भी इस पुस्तक में रावण और सीता के आपसी संबंध को उजागर करने की कोशिश की है, पर वास्तविकता क्या है, रावण और सीता का वास्तविक संबंध क्या है, इसे जानने के लिए तो एक बार आपको इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो पिछले उपन्यास में छूट गए थे, उसका उत्तर भी आपको इस उपन्यास में मिल जाएगा, जैसे गुफा पदार्थ का रहस्य तथा रावण और विश्वामित्र का आपसी संबंध आदि। इस उपन्यास में सबसे मज़ेदार व्यक्ति तो आपको कुंभकर्ण का लगेगा। जिस प्रकार महाभारत में कर्ण धर्म और अधर्म को जानते हुए भी केवल दोस्ती का फर्ज निभाते हुए कौरवों की ओर से युद्ध करता है, उसी प्रकार कुंभकर्ण भी अपने भाई के सारे अनैतिक कार्यों को जानते हुए भी अपने भाई का साथ नहीं छोड़ पाता। जितना प्रेम लक्ष्मण राम से करते हैं, कुंभकर्ण भी रावण से उतना ही प्रेम करता है, पर कुंभकर्ण स्वभाव से रावण की तरह हिंसक नहीं है, वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अमीश ने कई कथाओं को नए सिरे से बुनने की भी कोशिश की है। इसी क्रम में बाली और सुग्रीव की कथा भी आती है। बाली और सुग्रीव के बीच विवाद का कारण अमीश ने प्रचलित कथाओं से बिल्कुल भिन्न माना है
और उपन्यास पढ़ने के बाद आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि किसी घटना को देखने का ऐसा भी दृष्टिकोण हो सकता है। अब अमीश के दृष्टिकोण से सहमत या असहमत होना आपके हाथों में है, पर उसके लिए आपको उपन्यास पढ़ना और उस पर चिंतन करना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अमीश अतीत के बहाने वर्तमान पर विचार करने में माहिर हैं। राम में निर्भया कांड और सीता में जल्लीकट्टू पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के बाद रावण में अमीश ने सबरीमाला पर भी विचार किया है। इस उपन्यास में एक प्रसंग आता है जहां रावण और कुंभकर्ण के संवाद में सबरीमाला की चर्चा होती है और इस संवाद के माध्यम से अमीश ने बताने का प्रयास किया है कि सबरीमाला में रजस्वला महिलाओं का प्रवेश निषेध क्यों है, और कई उदाहरण भी दिए हैं जहां पुरुषों का प्रवेश निषेध है और उसका कारण भी बताया है। इस उपन्यास को पढ़ना केवल कथा वस्तु ही नहीं अपितु दर्शन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मैं ज़्यादा कुछ बताकर उपन्यास के स्वाद को फीका नहीं करना चाहता, इसलिए आप किताब को खुद पढ़ें, समझें, चिंतन करें और रावण के रहस्यों को जानें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और कुछ नया जानने के लिए रोज़ कुछ नया पढ़ते रहिए। जय सिया राम।